नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ज़्यादा शानदार होंगे। तो प्यारे साथियों, मैं भावना भाटी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में। तो आप सभी जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाइएगा, फिर हम अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं। ठीक है। आज हो सकता है कि आपकी क्लास में लगभग 45 मिनट के आसपास की ही लूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी आज ढीली सी हो रखी है और फीवर के जैसा और गले में दुखन हो रही है। और कल मेरी ग्रुप डी के लिए क्लास भी है, मैराथन क्लास, तो उसकी भी मुझे थोड़ी सी एनर्जी उसके लिए भी बचा कर रखनी है। तो आ जाओ देखते हैं कितनी देर तक हम अपनी क्लास को कर पाते हैं। ठीक है। जल्दी से सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएंगे भाई प्यारे साथियों, क्लास को फिर हम अपनी शुरू कर रहे हैं। तो आप लोगों को एक और बात बता देना चाहती हूँ कि आरुषि मैम की जो 6 बजे आपकी ज्योग्राफी की क्लास होती है वो आज नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैम की भी आज ग्रुप डी में क्लास चल रही है, मैराथन क्लास। तो इसी वजह से मैम आपकी क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगी 6 बजे वाली। तो मैं सभी बच्चों से उम्मीद करूंगी कि सभी बच्चे जो ज्योग्राफी में अभी तक आप लोगों का हो चुका है चैप्टर, उनका रिवाइज कर लेंगे आप लोग बैठकर 6 बजे। ठीक है। तो आ जाओ, अब हम बाकी की क्लासेस को करना शुरू करते हैं। ठीक है बेटा। तो नमस्ते सभी को, नमस्कार। थोड़ा सा हाँ ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा बदन दर्द और सर दर्द ये सब पूरा जैसे बुखार में हो जाता है कई बार, और गले में दुखन वैसे सी फीलिंग आ रही है। दवाई मैंने ले ली है काफ़ी दिन से चल रहा है मेरे साथ दिक्कत, वायरल है, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जाएगा। और बाकी कल मैराथन है तो उसके लिए भी मुझे एनर्जी जुटानी है प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम एक नए टॉपिक के साथ क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है ब्लड। तो हम लोगों ने अभी तक अपने रुधिर से संबंधित जो हमारा दिल था, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में अपने दिल के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करने वाले हैं अपने ब्लड वाले टॉपिक की। ब्लड होने के बाद मैं आपको दूसरा ह्यूमन सिस्टम कराना शुरू कर दूंगी। राधे राधे सभी को, गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। तो आ जाओ जल्दी से, अब हम क्लास को शुरू करते हैं। आज 6 बजे वाली आपकी ज्योग्राफी की क्लास नहीं होगी क्योंकि मैम की मैराथन चल रही है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है। और कल आप लोगों की ये वाली क्लास नहीं होगी क्योंकि कल मेरी मैराथन चलेगी, तो कल आप लोगों की एप्लीकेशन पर ये क्लास नहीं होगी बेटा। ठीक है। तो सभी बच्चे अपना अच्छे से रिवीजन कर लेंगे बैठकर। आ जाओ, अब हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि मैम ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपको पेपर में पूछा जाएगा कि जब हम लोग रुधिर का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं। कई बार क्वेश्चन बना भी है कि ब्लड का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, या ऐसे बन जाता है कि हेमेटोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो ब्लड के अध्ययन को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी किसका अध्ययन है भाई, आप लोग बताकर चलते हो ब्लड का। ठीक है, ऐसे हिंदी में लिखते हैं हेमेटोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी किसका अध्ययन हो जाता है, आप लोग बताते हो रुधिर का अध्ययन। ठीक है। अब बात आती है कि मैम रुधिर होता क्या है, ये क्या है। अब तुम कहोगे मैम एक लाल लाल कलर का लिक्विड है, जब हमें चोट लगती है तो हमारे शरीर से निकलता है। तो बिल्कुल सही बात, बट वास्तव में ये है क्या। जैसे आपका पूरा शरीर बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। आपके शरीर में आपकी हड्डियां हैं, आपके शरीर में आपका मांस है, मसल्स है, मांसपेशी हैं, आपके शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं। तो ये जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड है, वास्तव में ये क्या है, ब्लड किससे मिलकर बना है, तो रुधिर होता है बेटा एक कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड क्या है, आप लोग बताकर चलते हो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। रुधिर होता है प्यारे साथियों लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अब कई बच्चों के दिमाग में एक बात चल रही होगी कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, पहले हिंदी में लिख दूं, इसको कहते हैं बेटा तरल संयोजी ऊतक। जो रुधिर होता है ये क्या है, कभी भी आपको पूछे तो आप कहोगे कि रुधिर एक तरीके का ऊतक है। कौन सा ऊतक है, ऊतक तो बहुत सारे हमारे शरीर में, तो कहोगे संयोजी ऊतक है। अच्छा, संयोजी ऊतक तो सॉलिड भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं, ब्लड कौन सा है, तो तुम कहोगे लिक्विड है। तो रुधिर होता है तरल संयोजी ऊतक। अब मैं प्यारे साथियों को ये बता दूं यहां से कि मैम ऊतक क्या होते हैं, क्योंकि जो बच्चे पहली बार बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उनको समझ नहीं आएगा कि मैम ऊतक क्या है। तो प्यारे साथियों, जब आपके शरीर में समान कोशिकाएं एक साथ जुड़ जाती हैं तो वही बनाती हैं आप लोगों का ऊतक। जैसे यहाँ पे समझो, मान लो ये आपके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं भाई, ये है, ये है, ये है, ये आपकी कोशिकाएं हैं ये। ठीक है, ये जो मैं बना रही हूं ना यहाँ पर, ये कोशिकाएं हैं भाई आपके शरीर की। क्लियर, ये आपके शरीर के अंदर पाई जाने वाली कोशिका, मतलब जिससे आपका पूरा शरीर बना है। आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई है ये जो मैंने यहाँ पर बनाई है।
ये है आपके शरीर के अंदर पाई जाने वाली कोशिका, जिसको हम कहते हैं बच्चा सेल। क्या कहते हैं? सेल, यानी कि कोशिका। अब मैम इनमें से जो एक जैसी कोशिका, मतलब एक समान कोशिकाएं जब जुड़ जाती हैं वही बनाती हैं टिश्यू। अब जैसे अगर मैं कहूं यहां तुम्हें बहुत सारी कोशिका दिख रही है, कोई लाल है, कोई सफेद है, कोई पीली है, कोई नीली है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि मैम इंग्लिश में भी बताएं। बेटा एक भी सिंगल वर्ड आप मुझे यहाँ बता दो जो ओनली हिंदी में लिखा हो या ओनली इंग्लिश में लिखा हो। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हम लोग इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल ही कर कर चल रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में गौरव शायद बेटा आप देख नहीं पा रहे हो कि लिखा हुआ है ब्लड क्या है। ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। आपको लिखा हुआ है जब भी हम ब्लड की स्टडी करते हैं तो उसको कहा जाता है हेमेटोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को ऐसे तो बोला नहीं जाएगा, चिल्ड्रन व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। विच कनेक्टिव टिश्यू इज ब्लड? ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। व्हेन वी स्टडी अबाउट ब्लड व्हाट इज कॉल्ड? द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। पर प्यारे बच्चों ऐसे तो बोला नहीं जाएगा, है ना। तो आपको टर्म समझनी है, बाकी हो आप भारत देश से ही, आपको हिंदी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आती है। सिर्फ हमें वो टर्म पढ़नी है जो पेपर में हमें बायलिंगुअल तौर पर याद रखनी है। तो आप बिल्कुल अच्छे से समझते हो कि जब हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, रुधिर के बारे में पढ़ते हैं, तो उसका जो स्टडी है, उसका जो अध्ययन है, उसको कहा जाता है हेमेटोलॉजी। क्लियर? फिर हमने बात करी कि रुधिर क्या है, व्हाट इज ब्लड। आपको पता है भाई, कोई आपसे पूछता है कि रुधिर क्या है, तो ये नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, बिल्कुल आप समझोगे, बट पेपर में जब लिखाएगा तो आप लोगों को लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू लिखा मिलेगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो, है ना। तो चीजें यहाँ पर बिल्कुल बायलिंगुअल ही चल रही हैं बेटा। और आप भारतीय हो, और भारतीय हो तो इतनी हिंदी तो समझते हो जो मैं आपको बताती चल रही हूँ, ठीक है बेटा। चलो, तो यहाँ पर आपने बताया कि रुधिर क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक है। अब हमने बात करी, मान लीजिए ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल है, ये कलर दिख नहीं रहा होगा तो मैंने लिख दिया, ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं बेटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दीज आर मैनी सेल्स प्रेजेंट इन योर बॉडी। आपके शरीर में ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं। अब इनमें से हम समान सिमिलर सेल्स को चूज कर लेते हैं, समान कोशिकाओं को छांट लेते हैं। जैसे सफेद सफेद वाली आपको दिख रहा है, जितनी भी व्हाइट कलर की जो सेल है ये एक साथ जुड़ जाएंगी, ऐसे ऐसे एक साथ जुड़ जाएंगी। तो इन एक जैसी कोशिकाओं ने जुड़कर बनाए ऊतक, इन एक जैसी कोशिकाओं ने मिलकर बनाए प्यारे बच्चे टिश्यू, ठीक है। वैसे ही सेम एज आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो ये आप लोगों की येलो कलर वाली सेल है ये भी एक साथ जुड़ जाएंगी, येलो येलो आप लोगों की एक साथ जुड़ जाएंगी, येलो येलो डर्टी बफेलो आप पढ़ते थे ना ऐसे छोटे थे जब, इस मतलब ऐसे बोलते थे। तो ये सिमिलर सेल है, सारी की सारी येलो है, ये एक साथ जुड़ जाएंगी तो ये भी फॉर्म कर लेंगी टिश्यू को, ठीक है। ये भी ऊतक का निर्माण कर लेंगी आपके शरीर में। सिमिलरली सेम तरीके से जो ब्लू कलर की सेल है ये भी एक साथ आकर जुड़ जाएंगी इस तरीके से, और जब एक साथ आकर कलेक्ट हो गई है तो दे फॉर्म टिश्यू, ये भी बना लेती हैं टिश्यू प्यारे बच्चे, ये भी ऊतक बना लेती हैं। इस तरीके से कहने का मतलब ये है, समझाने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में जब कभी भी एक जैसी कोशिकाएं यानी समान कोशिकाएं एक साथ जुड़ती हैं तो वो ऊतक बनाती हैं बेटा, टिश्यू बनाती हैं प्यारे बच्चे। तो ऊतक क्या होता है? समान कोशिकाओं का समूह। यानी कि कभी भी आपको पूछे कि ऊतक किसको कहा जाता है तो आप बताएंगे समान कोशिकाओं का समूह, ठीक है। समान कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? ऊतक कहते हैं। तो आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि ऊतक क्या है। ऊतक एक अलग टॉपिक है जिसको जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो डिटेल में बताऊंगी। अभी के लिए मैंने आपको बता दिया कि समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज नोन एज टिश्यू, इज नोन एज टिश्यू। तो भाई सिमिलर सेल जब कभी भी जुड़ती हैं वो बनाती है टिश्यू। तो वैसे ही जो आपका ब्लड है ना वो भी एक टिश्यू ही है। अब टिश्यू जो है प्यारे बच्चे, हमने बात करी कि हमारा जो ब्लड है वो भी एक ऊतक ही है।
ऊतक समझ में आ गया, जहाँ बहुत समान प्रकार की कोशिकाएं जुड़ रही हूँ। तो जब आप ब्लड को देखोगे, आपके ब्लड में भी आपको बहुत सारी कोशिकाएं नजर आएंगी। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सारी ब्लड सेल हैं वो, ठीक है, सारी की सारी रुधिर कोशिकाएं कहलाती हैं वो। तो वो रुधिर को ही बनाने का काम कर रही हैं, एक जैसी हैं, सिमिलर है, तो वो हो जाती हैं आप लोगों की, वो बना रही हैं आप लोगों का ब्लड, आप लोगों का रुधिर। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि मैम आपसे निवेदन है कि लाइन में नोट्स लिखवाएं प्लीज। बेटा लाइन ही चल रही है अभी तक, तो वो तो मैंने आपको समझाया है, वो तो मैंने आपको समझाया है प्यारे बच्चे, लाइन ही चल रही है। और मैंने कहा है अभी अभी कि जो टिश्यू होता है ये अलग टॉपिक है, जब मैं आपको टिश्यू वाला टॉपिक कराऊंगी तो इसको मैं डिटेल में वहां लिखवाऊंगी। अभी तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, या साइड में आप डेफिनेशन नोट करना चाहते हो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया है। तो अब आपका साइड में ही चल रहा है बेटा, पॉइंट टू पॉइंट ही चल रहे हैं नोट्स, पॉइंट टू पॉइंट ही चल रही है सारी चीजें। ठीक है, आ जाओ अब आगे बात करते हैं। हमने बात करी कि मैम जो टिश्यू होते हैं आप लोगों के, वो समान कोशिकाओं का समूह है, जैसे कि ब्लड। ब्लड भी हमारे शरीर में एक तरीके का टिश्यू है, एक तरीके का ऊतक है। अब मैम आपने लिखा हुआ है कि ब्लड है संयोजी ऊतक, यानी ब्लड है कनेक्टिव टिश्यू। तो मैम ये कनेक्टिव क्या है, ये संयोजी क्या है? प्यारे साथियों, जब कभी भी हम बात करते हैं जानवरों की, जब कभी भी हम बात करते हैं जंतुओं की, मैंने आपको पहले ही कहा था कि खून किसके अंदर होता है, पेड़ पौधों में होता है खून या जंतुओं में? आप कहोगे मैम जंतुओं में होता है। तो भाई बात तो जंतुओं की करेंगे ना जब ब्लड पढ़ रहे हैं, पादपों में तो खून होता ही नहीं है। इसीलिए जब कभी भी हम लोग बात करते हैं एनिमल की, जब कभी भी हम लोग बात करते हैं प्यारे साथी एनिमल की, यानी कि जंतुओं की, तो जंतुओं के शरीर में 4 तरीके के ऊतक देखने को मिलते हैं। आपको जो एनिमल होते हैं इनके शरीर में 4 टाइप्स के टिश्यू देखने को मिलते हैं। हमारे अंदर कितने प्रकार के ऊतक हैं प्यारे बच्चे? हमारी बॉडी में होते हैं 4 टाइप टिश्यू। ये सिर्फ समझना है, ये समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। हमारे शरीर में क्या होता है, 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं मैडम जी? प्यारे साथियों, आप लोग पहले नंबर पर लिखते हो एपिथीलियल। एपिथीलियल सिर्फ समझना है, ठीक है। एपिथीलियल, एपिथीलियल जिसको कहते हैं उपकला ऊतक, ठीक है, उपकला। दूसरे नंबर पर आपको पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू। दूसरे नंबर पर आपको पढ़ना है कनेक्टिव यानी संयोजी। मैम तीसरे नंबर पर कौन से हैं? तीसरे नंबर पर होते हैं नर्वस टिश्यू, नर्वस यानी कि तंत्रिका ऊतक, ठीक है। और चौथे नंबर पर होते हैं पेशी ऊतक यानी मस्क्यूलर टिश्यू। तो ये 4 तरीके के ऊतक हैं हमारे शरीर में। अब हम पढ़ रहे हैं ब्लड को, हम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चे ब्लड के बारे में, रुधिर के बारे में। तो पेपर में जब आपको क्वेश्चन बनेगा कि बताइए रुधिर जो होता है ये किस प्रकार का कनेक्टिव, किस प्रकार का टिश्यू है, आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा और ये चारों कनेक्टिव टिश्यू आपको लिखे मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि रुधिर जो होता है इन चारों में से कौन सा टिश्यू है, जल्दी से बताओ कौन सा टिश्यू है प्यारे बच्चे। अगर हम लोग आपको पेपर में क्वेश्चन दें या आप लोग अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको पेपर में आएगा कि जो रुधिर होता है वो किस तरीके का ऊतक है। ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू या विच टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप लोग बताकर चलेंगे कि ब्लड जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू है, यानी ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स में 4 टिश्यू हैं जिनमें से एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, यही है हमारा ब्लड। मैम कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल और कौन कौन होते हैं? तो बेटा आपकी बोन्स भी इसी में आती हैं, आपकी हड्डियां भी इसी में आती हैं बेटा। अब हड्डियां तो सॉलिड है, ठोस होती हैं हड्डियां तो, लेकिन ब्लड भी इसी में आता है, ब्लड लिक्विड है। इसीलिए हमने लिखा कि जो ब्लड होता है वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ना। हाँ, तो इतना कॉन्सेप्ट अभी के लिए समझना है, बाकी टिश्यू को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। टिश्यू एक अलग टॉपिक है, उसमें हम बाद में पढ़ेंगे, जब मैं सेल पढ़ाऊंगी तब टिश्यू के बारे में बताऊंगी। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं ब्लड। तो अब आप मेरे ख्याल से दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अब आपको पूछेगा कि हमारा जो शरीर होता है इसमें कितना खून होता है, हमारे शरीर में ब्लड का अमाउंट कितना होता है, हमारी बॉडी में ब्लड की मात्रा कितनी होती है। तो अमाउंट ऑफ ब्लड होता है हमारी बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर प्यारे बच्चे,
हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का अमाउंट होता है वो होता है 5 से 6 लीटर, यानी आपकी पूरी बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड है। मैम लड़कियों में क्या इतना ही ब्लड होता है? वैसे तो पेपर में लड़का और लड़की करके नहीं पूछता, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के आधार पर बता दूं, क्या मैम लड़कियों के शरीर में भी इतना ही खून होता है? तो भैया लड़कियों के शरीर में खून कम होता है। भाई तुम्हारे नजरिए से लड़कियों में खून ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा भी तो खून पी जाती हैं। तुमने सुना होगा कि लड़कियां बहुत खून पीती हैं, है ना? और तुमने सुना होगा चुड़ैल जो प्रजाति होती है वो भी लड़कियों की ही होती है। तो तुमने सुना होगा खून पीने वाली चुड़ैल, खूनी चुड़ैल। तो मतलब लड़कियां चुड़ैल का रूप लेके खून पी जाती हैं, तो उनमें तो ज्यादा खून होना चाहिए। 5 से 6 लीटर तो है ही, साथ में एक आधा लीटर वो तुम्हारा भी पी गई, तो समझो उनमें तो खून की मात्रा ज्यादा हो जानी चाहिए। फिर भी बिचारियों में खून की पूर्ति नहीं हो रही, फिर भी लड़कियों के शरीर में खून कम ही रहता है। तो कभी कोई जर्नली आपसे पूछे कि लड़कियों के शरीर में भी क्या उतना ही खून है जितना लड़कों के शरीर में होता है, तो कहोगे नहीं, लड़कियों के शरीर में 1 से आधा लीटर खून कम होता है बेटा। अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो लड़कियों के शरीर में 4 से 5 लीटर ब्लड आपको देखने को मिलता है, ठीक है? तो लड़कियों के शरीर में खून क्यों कम होता है? इसलिए कम होता है कि लड़कियों के शरीर में बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शन चलती है जो लड़कों के शरीर में नहीं होती। जैसे लड़कियों के शरीर में चलता है महामारी चक्र, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। लड़कियों में हर माह रक्त स्राव होता है, महामारी चक्र चलता है, पीरियड्स जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं। तो बहुत सारा ब्लड तो वहां लूज हो जाता है महिलाओं का। दूसरा, महिलाओं में जब प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे के निर्माण में भी बहुत सारा खून है जो लग जाता है। तो एक बच्चे का जो विकास, बच्चे को जो पोषण मिलता है वो माता के खून से ही मिलता है। इसीलिए महिलाओं में खून की मात्रा हमेशा कम रहती है लड़कों की तुलना में। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? क्लियर? अब आ जाओ आगे बात करते हैं। इतनी बेइज्जती मत करो मैम। नहीं, ये बेइज्जती नहीं थी, ये एक क्लियर सा जवाब था कि लड़कियां जो होती हैं उनके शरीर में खून कम ही रहता है बेटा हमेशा। ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि मैम जो ब्लड होता है इसका पीएच मान कितना होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेपर में बहुत बार पूछा गया पॉइंट है। हमारा जो ब्लड होता है इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है नी? रुधिर का पीएच मान कितना होता है? अब कई बच्चे सोच रहे हैं मैम पीएच मान क्या होता है? पीएच मान प्यारे बच्चे एक वैल्यू होती है जो क्या बताती है? जो बताती है कि कोई भी चीज अम्ल है या क्षार है। ठीक है, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे पीएच मान, केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है पीएच स्केल। तो एक स्केल होता है, एक पैमाना होता है। जब हम उस पैमाने पर खून को रखते हैं तो खून जिस बिंदुओं के बीच आकर रुकता है, यानी खून की जो रेंज उस पीएच पैमाने पर आती है वो होती है 7.4। तो बहुत बार आपको पेपर में क्वेश्चन बना है कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, आप बताओगे 7.4। अब 7.4 पीएच मान के साथ जो रुधिर होता है ये क्षारीय नेचर का होता है बेटा, एल्केलाइन होता है जो ब्लड होता है। यानी ब्लड जो है वो आपका बेस है, आप लोगों का जो ब्लड है वो एसिड नहीं है, वो होता है क्षारीय नेचर का। ठीक है, हाँ बिल्कुल 7.4 होता है। अच्छा, जैसे कि ये एक पीएच पैमाना है भाई, जैसे कि एक पीएच पैमाना है, इस पर ना पीएच स्केल है प्यारे बच्चे। ये स्केल का तो तुम मतलब समझते ही हो, स्केल का इस्तेमाल करते हैं चीजों को नापने के लिए, लाइन खींचने के लिए, है ना? तो ये एक स्केल है केमिस्ट्री में। इस स्केल पर लिखे होते हैं 0, 7 और 14, ऐसे नंबर लिखे होते हैं। तो जब इस स्केल पर आप ब्लड को डालते हो ना तो ब्लड लुढ़कता 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 कहाँ कर रुकेगा? धूम 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 धूम, यहाँ कर रुकता है ब्लड। मान लो ये है 4, ठीक है, तो जो ब्लड है वो रुकता है आकर 7.4 पर प्यारे बच्चे। तो इसीलिए ब्लड का जो पीएच मान है वो कितना मान लिया जाता है? 7.4 मान लिया जाता है। ठीक है, तो ब्लड जो होता है वो एग्जैक्ट 7.4 पर आकर रुकता है, इसीलिए ब्लड का जो पीएच मान है पीएच स्केल पर वो 7.4। और जो मैम 7 से 14 के बीच में जिसकी वैल्यू आती है ना उसको हम क्षार ही मानते हैं, उसको हम बेस ही मानते हैं बेटा। तो इसीलिए ब्लड की पीएच वैल्यू भी 7 और 14 के बीच में ही आई भाई। 7.4 कहाँ आएगा? 7 और 14 के बीच में ही है, तो इसीलिए ब्लड को भी हम बेस मानते हैं, क्षार मानते हैं। समझ में आ गई ना बात? ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं भाई ब्लड के बारे में। अगला पॉइंट ये है कि आपको पूछा जाएगा जो हमारा ब्लड होता है इसका हमारे कुल वजन का कितने प्रतिशत ब्लड है हमारे शरीर में। जैसे मेरा जो वजन है वो 50 किलो है ना? पहले कुड़ी दा 47 वेट था, तो भैया अब
पता नहीं अब कितना है, अब शायद अब भी इतना हो, या मैंने अब बहुत दिनों से मेजर नहीं किया। तो मैंने 50 एवरेज लिया कि मुझ में 50 किलो वजन है। तो 50 किलो वजन में से कितना वजन मेरे ब्लड का है, ये आपको मैं पढ़ाना चाह रही हूँ। तो हमारे कुल वजन का 7% हमारे ब्लड का वजन होता है बेटा। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे कुल वजन का कितने प्रतिशत खून का वजन होता है। तो आप लोग बताकर चलते हो कि कुल वजन का प्रतिशत आपको पूछे, टोटल बॉडी वेट का जब आपको परसेंटेज पूछे, आपकी टोटल बॉडी वेट का, आपके टोटल बॉडी वेट का कितने प्रतिशत आपकी बॉडी में आपका खून होता है, तो बताकर चलते हो 7%। आपके कुल वजन का 7% आपका जो वजन है वो खून का वजन है। जैसे मुझे जब तोलोगे तो मेरे में 50 किलो वजन है, 50 में से जो 7% मेरा वजन आया है ना, वो मेरे खून का ही वजन है। समझ में आई ना बात? हाँ, ये होती है प्यारी बच्चे सारी बातें। मैम बायोलॉजी क्लास रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी बेटा? बिल्कुल मिलती है। ठीक है भाई, सीधा दिमाग में छाप देते हो क्वेश्चन, ग्रेट। हाँ, ऐसे छापना है दिमाग में। मेरा मोटिव है कि मैं क्लास में आपको याद करवाती चलूं, बस आप सीधा क्वेश्चन देखें और आंसर टिक करके निकल लें कि भाई होगी बायोलॉजी हमारी। ऐसा कुछ मैं आपको दे लेना चाहती हूँ बेटा। चलो आ जाओ, अब हम आगे बात कर रहे हैं। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब बात करते हैं कि जो ब्लड होता है मैडम जी, इसका स्वाद कैसा होता है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने खून पिया है? जल्दी बताओ, ब्लड का स्वाद कैसा होता है, ब्लड का टेस्ट कैसा होता है भाई बताओ। जब तुम अपने इस ब्लड को टेस्ट करते हो तो इसका स्वाद कैसा लगा? अभी मैं देखती हूँ कौन कौन यहाँ चुड़ैल कैटेगरी का है। ठीक है, जो जल्दी बताओ, जो खून होता है प्यारे बच्चे, इसका टेस्ट कैसा होता है? अब कोई नहीं बताएगा, क्योंकि खून का टेस्ट तो चुड़ैलों को ही पता होता है। खून तो चुड़ैल ही पीती है। तुम ठहरे अच्छे मानव, तुम थोड़ी ना खून पियोगे। तो भैया मैं बता देती हूँ खून का टेस्ट कैसा होता है। खून का टेस्ट होता है, आप लोग बताएंगे कैसा प्यारे बच्चे? चरचरा सा, यानी नमकीन। चरचरा बोले तो हरियाणवी में बोलते हैं नमकीन को। तो नमकीन होता है भैया खून का टेस्ट, सॉल्टी सा लगता है, नमक। अब कैसे मैडम, आपने किसका खून पी लिया? आपने सर जी का खून पी लिया था क्या? तो नहीं भैया, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं खून वून नहीं पीती, लेकिन मुझे पता है खून का जो टेस्ट होता है वो सॉल्टी है। कैसे? कई बार मुझे चोट लग गई थी उंगली में, मैंने जब उंगली में चोट लगी तो उसको मुंह में डाल दिया था, उस वजह से मुझे खून का टेस्ट पता चल चुका है कि कैसा होता है। भाई खून का टेस्ट होता है नमकीन। क्यों होता है मैम खून का टेस्ट नमकीन? क्योंकि खून में होता है NaCl। खून में आप लोगों के नमक होता है प्यारे बच्चों। आपने सुना होगा, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? भैया टूथपेस्ट में नमक तो सुना होगा, क्या तुम्हारे खून में नमक है? तो कहना है, बिल्कुल है। खाने में खाते हो ना, खाने में सब्जी में नमक, आपकी रोटियों में नमक, हम नमकीन खाते हैं उसमें नमक, कोई फल खाया उस पर छिड़क दिया नमक। तो नमक हम खाते हैं, कहाँ जाता है? हमारे खून में ही तो जाता है। जो भी चीज़ तुम खाते हो ना, तुम्हारे खून में मिलती है जाकर। तुम्हें भगवान ने भगवान कह रही हो, तुम्हें डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई तुमने खाई, वो दवाई भी तो खून में मिलती है जाकर। तुमने रोटी खाई, उस रोटी के अंदर जो पोषक पदार्थ हैं वो भी तो खून में मिलते हैं जाकर। तो तुम नमक खाते हो ना, तो नमक होता है तुम्हारे खून में। मैम हम तो मिर्ची भी खाते हैं, मिर्ची क्यों नहीं जाती खून में? तो प्यारे बच्चे, आपका जो खून है उसके अंदर एक प्रोटीन है, अभी पढ़ोगे, एल्ब्यूमिन। वो खींचती है नमक को, वो खींच कर ले जाती है आपके ब्लड में नमक। मिर्ची को खींचने वाली कोई प्रोटीन ही नहीं है, इसलिए मिर्ची जो है सीधा पोट्टी में निकल जाती है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोगों को ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं पेपर में। अच्छा, हरियाणवी जानती नहीं हूँ मैं, हरियाणा में मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था प्यारे बच्चों, इसलिए मुझे हरियाणा के बच्चों की थोड़ी थोड़ी सी लैंग्वेज आनी शुरू हो गई है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैम जो ब्लड होता है, ये इसके घटक क्या होते हैं। आइए बात करते हैं रुधिर के घटक। अब आपको पूछेगा रुधिर के घटक, यानी जो ब्लड है वास्तव में वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड। अब बात करते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स की। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की जब हम लोग बात करते हैं बेटा, तो जब कभी भी आपको चोट लगती है तो आपने देखा है कि खून निकलता है ना? जैसे उंगली कट गई, खून निकल रहा है, अरे मैया मेरी तो उंगली कट गई, खून निकल रहा है। तो खून निकलता है तो ऐसा लगता है लिक्विड निकल रहा है बेटा, तरल निकल रहा है। लेकिन वास्तव में जो खून है वो लिक्विड, पूरी तरीके से लिक्विड नहीं है। खून जो है उसमें आपका सॉलिड चीज़ें भी हैं और लिक्विड चीज़ें भी हैं। बस यही पेपर में आता है कि ब्लड में क्या लिक्विड है, ब्लड में क्या सॉलिड है। जैसे आपने कभी खीर खाई है? बिल्कुल खाई होगी।
जब आप खीर खाते हो तो खीर में दूध डालते हो, लिक्विड हुआ दूध, और खीर में चावल डालते हो, चावल क्या हुए, सॉलिड। तो दोनों को मिलकर तैयार हो जाती है कटोरी की खीर। अब कई बच्चे आज जाकर अपनी मम्मी से कहेंगे खीर बना दो, मेरा ही मन करने लगा खीर को एग्जाम्पल देकर खीर खाने के लिए। कोई नहीं, बनवा लो, अच्छी होती है खीर। तो खीर जब हम एक कटोरी में लेकर बैठते हैं तो उसमें लिक्विड भी होता है और उसमें सॉलिड भी होता है। लिक्विड उसमें दूध है, सॉलिड उसमें चावल है, चाहो तो ड्राई फ्रूट डाल लो, वो भी सॉलिड है। तो सेम वैसे ही तुम्हारा खून भी है, तुम्हारे खून में भी लिक्विड है और उस लिक्विड में सॉलिड भी मिला हुआ है। तो मैम हमें तो नहीं दिखता, जब हम खून को देखते हैं हमें तो लिक्विड लिक्विड दिखता है। बेटा इसलिए नहीं दिखता क्योंकि चावल तो बहुत बड़े हैं, खीर में दिख गए आपको। आपके खून में जो आपका सॉलिड पार्ट है वो इतना छोटा है कि आपको सूक्ष्मदर्शी से ही दिखेगा, माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा। तो जब तुम किसी भी खून को माइक्रोस्कोप में देखते हो तो ऐसा दिखता है तुम्हें खून, ऐसा दिखता है तुम्हें खून। खून की एक बूंद जब आप किसी भी सूक्ष्मदर्शी में देखोगे तो ऐसी आपको नजर आएगी। अच्छा मैम, इसमें हमें बहुत सी चीजें दिख रही हैं। ये पीला पीला क्या है, ये है बेटा प्लाज्मा, जिसके बारे में अब आप पढ़ने वाले हो। ठीक है मैम, ये लाल लाल क्या है, ये है आप लोगों की एल्पेनलीबे टॉफी। ऐसे नहीं लग रहा जैसे एल्पेनलीबे टॉफी खाते थे। ये है आप लोगों की आरबीसी। भाई क्या है बेटा, आरबीसी। अभी पढ़ेंगे इनके बारे में। मैम ये जो दिख रही है हम लोगों को, ये है आप लोगों की व्हाइट ब्लड सेल यानी डब्ल्यूबीसी। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये जो आप लोगों को ये दिख रही है, ये आपकी प्लेटलेट्स होती हैं। तो कुल मिलाकर रुधिर ऐसा दिखता है। इसमें मैम लिक्विड क्या है, तो ये प्लाज्मा लिक्विड है बेटा। और मैम सॉलिड क्या है, बाकी जो भी दिख रहा है वो सॉलिड है। ये आरबीसी, ये डब्ल्यूबीसी, ये प्लेटलेट सब सॉलिड है। मैम ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी इतनी छोटी है कि हम इनको नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते, ये हमें माइक्रोस्कोप में दिखती है। तो जब खून को माइक्रोस्कोप में देखोगे ना ऐसा दिखेगा। तो चलिए आइए, अब आपको यही पेपर में पूछेगा कि ब्लड के अंदर कौन सी चीज लिक्विड होती है, कौन सी चीज सॉलिड होती है। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, चलो आओ आगे बात करते हैं अब, है ना। टोपे, एल्पेनलीबे टॉफी, हाँ बहुत खाते थे हम बचपन में, ऐसी सी शेप है इसकी बिल्कुल, आरबीसी की। चलो बात करते हैं, जो ब्लड होता है बेटा इसके दो घटक होते हैं। रुधिर के कितने घटक होते हैं, पेपर में आ जाए, दो घटक होते हैं। एक होता है प्लाज्मा प्यारे बच्चों, ठीक है, प्लाज्मा, जिसको हम लोग हिंदी में भी क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और मैम रुधिर का दूसरा घटक क्या होती है, आप बताओगे, ब्लड सेल होती है, ब्लड सेल, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। ब्लड सेल को हम लोग ब्लड कार्पेसल्स भी बोलते हैं बेटा, ब्लड सेल बोल दो या ब्लड कार्पेसल्स बोल दो। ठीक है, तो आपका जो रुधिर होता है ये दो चीजों से मिलकर बना है, आप बताओगे प्लाज्मा और रुधिर कोशिका, रुधिर कोशिका। ठीक है, चलो अब आओ इनके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। रुधिर कोशिका कह दो या रुधिर कणिका कह दो, रुधिर कोशिका या रुधिर कणिका एक ही बात है। ठीक है, तो आपका जो रुधिर है ये दो चीजों से मिलकर बना है। रुधिर के दो घटक होते हैं, एक तरल और एक सॉलिड। मैम दो घटक में से आपने बताया एक प्लाज्मा है और एक होती है हमारी आरबीसी, सॉरी ये ब्लड सेल या फिर ब्लड कार्पेसल। तो मैम प्लाज्मा कैसा घटक होता है, तो ये है बेटा तरल। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि रुधिर के अंदर वो कौन सा घटक है जो लिक्विड है, रुधिर में तरल घटक का नाम बताओ, विच कंपोनेंट इज लिक्विड इन ब्लड। तो आप बताकर चलते हो प्लाज्मा, प्लाज्मा लिक्विड है, लिक्विड जैसे खीर बनाते हो उसमें दूध लिक्विड होता है, वैसे ही आपके खून में जो लिक्विड पार्ट है वो प्लाज्मा है। और मैम ये जो नीचे लिखी हुई है ये आपके ब्लड के अंदर होती है सॉलिड पार्ट बनाने वाला कंपोनेंट, तो ये बनाते हैं आपके ब्लड का ठोस भाग। तो प्लाज्मा आपके ब्लड का बनाता है प्यारे बच्चे लिक्विड भाग, और ये जो आपकी ये होती हैं ब्लड सेल्स ये बनाती हैं ठोस भाग यानी सॉलिड पार्ट। आपको बात समझ में आई, जल्दी बताओ। ठीक है, ठीक है भाई बताओ जल्दी से, बात समझ में आई आप लोगों को, क्लियर। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं प्लाज्मा के बारे में, बात करने वाले हैं ये ब्लड सेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा की बात करते हैं। तो आइए प्यारे साथियों हेडिंग डालेंगे प्लाज्मा, आइए भाई हेडिंग डालेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा से क्या कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को बनते हैं, चलिए उनको नोट डाउन करते हैं। प्लाज्मा के बारे में अब हम लोग क्या करते हैं, बातें लिखना शुरू करते हैं। तो भाई आइए, थोड़ी देर, मैंने अभी अभी आपको कहा कि अभी हम प्लाज्मा के बारे में सारी बातें करेंगे, अभी इनको भूल जाओ,
इनको भूल जाओ, अभी इनके बारे में करेंगे बाद में बातें। पहले प्लाज्मा मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो हेडिंग डाल दीजिए प्लाज्मा बेटा। क्लियर भाई? हाँ जी, हाँ जी। अगर आपने पहले नोट्स बना रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हीं नोट्स में जो आपको नई चीज लगती है ना उसको आप ऐड ऑन करते चलो, ठीक है। अच्छा, मैं बोल रही हूँ रुधिर, तुम्हें सुनाई दे रहा है सुधीर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही तो होता है, दिल में बजे गिटार, ठीक है। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब हमने बात करी प्लाज्मा के बारे में, तो सारे पॉइंट प्लाज्मा से लिखते चलना बेटा। बता चुकी हूं कि रुधिर का तरल भाग बनाता है बेटा, चलो बिल्कुल सही बात है, तरल भाग बनाता है, आप लोगों ने लिख लिया। ये क्या करता है प्यारे बच्चे? फॉर्म्ड लिक्विड पार्ट, आप लोग लिखेंगे फॉर्म्ड लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, आपके ब्लड का लिक्विड पार्ट बनाता है। अच्छा मैम, कितने परसेंट पार्ट ये बनाता है हमारे ब्लड का? अगर हम आपसे पूछे कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है, हमारे ब्लड में कितना परसेंट है प्लाज्मा, मतलब कितना लिक्विड है? खीर भी तो कई तरीके से बनती है। अब खीर में कई तरीके से कैसे, कोई कोई तो ऐसे बनाता होगा खीर उसमें दूध तो कम रहता है, चावल ही चावल रहते हैं, लो खा लो खीर। कोई कोई ऐसा बनाता है उसमें दूध ही दूध है, चावल तो ढूंढने पड़ते हैं कहाँ है चावल, है ना। और कोई कोई इतनी बढ़िया बनाता है उसमें दूध भी एकदम सही अमाउंट में रहता है और चावल भी एकदम सही अमाउंट में रहते हैं। तो भाई हमारा जो ब्लड है मैम, उसमें कितना प्लाज्मा है, कितनी आरबीसी या कितनी आपकी ब्लड सेल है, तो वही आपको परसेंटेज भी पूछा जाता है। तो आप लोग बताकर चलते हैं इसका परसेंटेज कितना होता है, इसका प्रतिशत हमारे रुधिर में कितना होता है। तो भाई जब इसके हम परसेंटेज की बात करते हैं तो ये आपके संपूर्ण ब्लड का 55% भाग बनाता है, यानी कि ज्यादातर आपके ब्लड में यही होता है, प्लाज्मा लिक्विड होता है आपके ब्लड में प्लाज्मा, ठीक है। आ जाओ आगे बात करते हैं कि मैम ये जो प्लाज्मा है इसका कलर कैसा होता है, प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, यानी मैम ये कैसे रंग का होता है? तो ये होता है बेटा पीला, इसका कलर कैसा होता है? पीला, ये येलो कलर का होता है, या तो हल्का पीला या फिर पीला होता है, आप याद रखोगे, ठीक है। दिख रहा है ना इस पिक्चर में, देखो इस डायग्राम में, इस पिक्चर में तुम्हें दिख रहा होगा, देखो ये पीला पीला सा, ये जो पीला पीला दिख रहा है ये प्लाज्मा है, ठीक है। ये जो पीला पीला आपको दिख रहा है, अगर मैं प्लाज्मा को आपको दिखाऊं ना, अगर आपके ब्लड से प्लाज्मा को अलग कर दें तो कैसा दिखेगा? तो चलो मैं दिखाती हूँ तुम्हें कैसा दिखता है ब्लड प्लाज्मा। तो जो ब्लड प्लाज्मा होता है ये आप लोगों का येलो कलर का आपको एक लिक्विड है जो दिखाई देता है, ठीक। तो जैसे कि आप लोग इस टेस्ट ट्यूब में देखो, ये आपको दिख रहा है ना, ये नीचे तो तुम्हारी सॉलिड पार्ट बैठा हुआ है जिसमें आरबीसी आपकी डब्ल्यूबीसी है, और ऊपर जो तुम्हें दिख रहा है पीला पीला ये आपका प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा जो होता है बेसिकली ये आपके ब्लड में कैसा पार्ट होता है, आप लोग बताकर चलते हो लिक्विड पार्ट होता है, और कैसा इसका कलर होता है आप बताकर चलते हो येलो कलर होता है, ठीक है। देखो इस फोटो को, तो इस पिक्चर में आप इजीली विजिबल कर पा रहे हो कि ये जो आप लोगों का ऊपर वाला एरिया होता है यही है आपका प्लाज्मा, और कितना एरिया कवर करता है आपके टोटल ब्लड का? ये 55% पार्ट घेरे हुए रहता है आपके ब्लड का, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैम ये जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा के बारे में और कौन कौन से मेन मेन पॉइंट हैं जो हमें एग्जामिनेशन में आते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। बेटा ये जो प्लाज्मा होता है इसके भी कॉम्पोजिशन की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि रुधिर, रुधिर के दो घटक हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल। अब हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा की, तो मैम प्लाज्मा भी किन किन चीजों से मिलकर बना है ये बताओ। तो बेटा प्लाज्मा के अगर घटक की बात करते हैं हम लोग, अगर हम लोग बात करते हैं कॉम्पोजिशन की प्लाज्मा की, तो जो प्लाज्मा है इसमें भी आपको बहुत सी चीजें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, यानी अब हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा के घटक। तो बच्चा प्लाज्मा भी आपको दो तरीके की चीजों से मिलकर बना हुआ दिखता है। प्लाज्मा में है प्यारे बच्चे, क्योंकि प्लाज्मा लिक्विड है, तो प्लाज्मा में होता है वाटर यानी कि पानी। अब ये क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है कि प्लाज्मा में कितना पानी होता है। भाई आप एक बात बताओ, जब आपके घर में आलू टमाटर की पतली वाली सब्जी मम्मी ने बनाई है तो वो पतली किसके कारण है ये बताओ। भाई आलू टमाटर वाली लिक्विड सब्जी तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे घर में बनाई है, वो लिक्विड क्यों है? तुम कहोगे उसमें पानी डाला है मम्मी ने, तभी तो वो लिक्विड है। अगर वो पानी नहीं डालती मम्मी उसमें तो वो सूखी सब्जी बन जाती, है ना, फिर वो सॉलिड सब्जी बन जाती, सूखी सब्जी बनती। अब प्लाज्मा आपके ब्लड का लिक्विड पार्ट है, तरल भाग बनाता है, तो दैट्स मीन ये तरल किसकी वजह से है?
इसमें भी घुला हुआ है पानी। मैम कहाँ से आया? तुम पीते हो ना पानी, पूरे दिन भर में हमें 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए, है ना। लगभग ऐसा मानो कि 9-10 ग्लास वाटर आपको डेली पीना चाहिए। तो जो पानी तुम पीते हो वो तुम्हारे ब्लड में घुलता है जाकर, और ब्लड में कहाँ जाता है? प्लाज्मा में घुलता है जाकर। तो आपको पूछता है कि प्लाज्मा में पानी कितना होता है, तो बताओगे 90 से 92% ये जो प्लाज्मा है ये पानी ही है। 90 से 92% प्लाज्मा में पानी ही है। मैम दूसरी चीज क्या होती है प्लाज्मा के अंदर? दूसरी चीज होती है प्रोटीन। आपको पूछेगा कि प्लाज्मा में कितनी प्रोटीन होती है, तो प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन भी घुली हुई होती है, तो बताना 7% प्लाज्मा में होती है प्रोटीन। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा में पानी कितना है, तो बताना 90 से 92। प्लाज्मा में प्रोटीन कितनी है, बताना 7%। बाकी का 2 से 3% या लगभग 3% में अन्य पदार्थ इसके अंदर देखने को मिलते हैं। बाकी अन्य पदार्थ इसमें देखने को मिलते हैं, अदर सब्सटेंस आपको इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे बहुत सी गैसें हो गई, है ना, दूसरे पदार्थ इसमें देखने को मिलते हैं प्लाज्मा में। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो ऐसे भी यहाँ से आपको क्वेश्चन बनकर आएगा पेपर। ठीक है ना भाई? हाँ, दूसरे पदार्थ बने हुए होते हैं प्यारे बच्चे 3% में, या 2 से 3 भी आ सकता है, तो वो आपको ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, आप अच्छे से पहचान लोगे जब ऑप्शन आएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि मैम प्लाज्मा में ये जो प्रोटीन है, पानी से तो कोई क्वेश्चन नहीं आना, पानी तो पानी है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, इसमें मिला दो ये हो जाए वैसा। ठीक है, पानी से तो कुछ नहीं है, H2O इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता है। बात आएगी प्रोटीन की। मैम प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन होती है, तो आइए हेडिंग डालिए मेरे साथ, प्लाज्मा प्रोटीन। हेडिंग डालेंगे प्लाज्मा प्रोटीन, बात करेंगे कि प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, तो आपका जो प्लाज्मा है इसमें जो 7% प्रोटीन होती है, ये कौन कौन सी प्रोटीन है? कौन सी प्रोटीन है जो रुधिर के प्लाज्मा में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन रुधिर के प्लाज्मा में उपस्थित होती है? ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो आ जाओ बात करते हैं, प्लाज्मा में पाई जाने वाली पहली प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहाँ होती है आप बताओगे? एल्ब्यूमिन नाम की जो प्रोटीन है ये हमारे प्लाज्मा में होती है। ठीक है, क्या करती है एल्ब्यूमिन? तो मैंने कहा था ना, क्या आपके खून में नमक है? तो आपने कहा था हाँ जी है, बिल्कुल है। तो आपके खून में जो नमक को खींच कर ले जाती है वही है ये एल्ब्यूमिन। तो मैंने कहा था आपके खून में एक ऐसी प्रोटीन है जो नमक को खींचती है, तो यही होती है एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन क्या करती है? ये रुधिर का लवण दाब बनाती है, रुधिर लवण दाब बनाती है। आपको पेपर में आएगा कि जो रुधिर लवण दाब है बनाने का काम जो करती है वो कौन सी प्रोटीन करती है? आप बताओगे एल्ब्यूमिन। तो ये रुधिर लवण दाब बनाती है प्यारे बच्चे। ये क्या करती है आप लोग बताओगे? बैलेंस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, बैलेंस ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। आपके ब्लड का जो ऑस्मेटिक प्रेशर है उसको बैलेंस करती है, उसको बनाती है। मैम ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है? मतलब वही कि आपके खून में कितना नमक रहेगा और कितना नहीं रहेगा। ठीक है, तो नमक का संतुलन बनाती है आपके खून में, नमक का संतुलन बनाती है प्यारे बच्चे। ठीक है, हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, कलर हल्का पीला, हाँ मैंने कहा ना हल्का पीला भी आ सकता है या आपको पीला भी पूछ सकता है। क्लियर? तो वो हल्का पीला या पीला सेम ही है, आपको कहीं कहीं मिलेगा हल्का पीला, कहीं कहीं मिलेगा पीला। ठीक है, चलो आ जाओ। इंग्लिश में लिखना जरूरी है नहीं बेटा, जो आपका लैंग्वेज है वो आप उसमें लिखे। आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करने वाले हो पेपर तो इंग्लिश में लिखो, आपको जो लैंग्वेज समझ में आती है आप उसमें लिखो। ठीक है, कोई कंपल्सन नहीं है कि भाई हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, जो आपको समझ में आए, जैसा समझ में आए वैसा लिखो। आ जाओ आगे बात करते हैं। दूसरा, आपके ब्लड के प्लाज्मा में पाई जाती है ग्लोब्यूलिन। दूसरी प्रोटीन है बेटा ग्लोब्यूलिन। ठीक है, तो दूसरी प्रोटीन हो जाती है ग्लोब्यूलिन। तो ग्लोब्यूलिन के बारे में भी क्वेश्चन आएगा कि ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, तो आप लोग बताते हो आपके ब्लड के प्लाज्मा में होती है। अच्छा मैम ये क्या काम करती है? एक एग्जाम्पल से कोरिलेट करती हूँ जो आपको याद रहे। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है, कोई कमजोर सा बच्चा है, उसको हम डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने कहा अरे ये तो बड़ा कमजोर लग रहा है देखने में, चलो इसका खून टेस्ट करते हैं कि इसमें खून कितना है। अब डॉक्टर ने उसका खून टेस्ट करा, खून होना चाहिए 5 से 6 लीटर, या हेमोग्लोबिन होना चाहिए, अगर मैंने बात करी किसी भी लड़के की तो उसके अंदर होना चाहिए मिनिमम 14% तो होना चाहिए हेमोग्लोबिन। तो मैम उस बच्चे का जब डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करा तो उस बच्चे के अंदर जो ब्लड का अमाउंट आया वो बहुत कम आया,
उस बच्चे में हीमोग्लोबिन है 6, डॉक्टर कह रहा अरे हीमोग्लोबिन 6 है, होना चाहिए 14, बड़ी गड़बड़ वाली बात है। तो मतलब डॉक्टर कह रहा है कि बच्चे में खून की कमी है। अब बच्चे में खून की कमी है तो बच्चा तो बीमार होगा ही, उसे जल्दी जल्दी बीमारियां लगेंगी, इधर उधर 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 कोई भी इन्फेक्शन आएगा उसे सबसे जल्दी लगेगा। तो जिसमें खून की कमी होती है वो व्यक्ति जल्दी जल्दी बीमार क्यों होता है? इसलिए बीमार होता है क्योंकि हमारा जो खून है ना वो हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। अगर हमारे शरीर में खून कम तो रोगों से लड़ने की शक्ति भी कम, अगर खून अच्छी मात्रा में है तो रोगों से लड़ने की शक्ति भी अच्छी मात्रा में। ठीक है, अब खून हमें रोगों से लड़ने की शक्ति क्यों देता है? इसलिए देता है क्योंकि हमारे खून में कुछ ऐसी प्रोटीन है जो हमारी इम्यूनिटी बनाती है, हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देती है। जैसे कि आपके प्लाज्मा में पाई जाती है ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन एक ऐसी प्रोटीन है बेटा जो प्रतिरक्षी के समान कार्य करती है। इसको आप लोग प्रतिरक्षी, प्लाज्मा की प्रतिरक्षी प्रोटीन भी कहते हो। तो ये प्रतिरक्षी के समान कार्य करती है। तो कौन सी प्रोटीन है जो प्रतिरक्षी के समान कार्य करती है? आप लोग बताओगे ग्लोब्यूलिन। समझ में आ गई बात? तो बताना वर्क एज एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी की तरह काम करती है बेटा। यानी जब कभी आपके शरीर में कोई वायरस आता है, कोई बैक्टीरिया आता है, उस पर ढिशुम ढिशुम करती है, उसको मार गिराती है। ये काम तुम्हारी डब्ल्यूबीसी भी करती है और वो भी तो ब्लड में ही होती है। तो डब्ल्यूबीसी, अरे देखो मच्छर ने क्या करा है, मच्छर जी मान जाओ। ठीक है, तो जब डब्ल्यूबीसी जो होती है वो भी आपकी बॉडी के अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति देती है और वो भी एक ब्लड का ही पार्ट है। तो आपको कभी भी पूछे कि प्लाज्मा में ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो एंटीबॉडी की तरह काम करती है, प्रतिरक्षी की तरह काम करती है, तो नाम आएगा ग्लोबुलिन। और प्लाज्मा में जो तीसरी प्रोटीन होती है ये होती है फेब्रिनोजन। फेब्रिनोजन, ठीक है। प्लाज्मा की जो अगली प्रोटीन है जिसको कहा जाता है फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिनोजन। तो प्लाज्मा में पाई जाने वाली एक और इंपॉर्टेंट प्रोटीन जहां से बहुत बार क्वेश्चन बनता है, फाइब्रिनोजन। मैम ये क्या करती है? जब तुम्हें चोट लगती है, जब तुम्हें चोट लगती है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो हाँ ग्लोबुलिन जो होती है ये आप लोगों को आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करती है, यानी रोगों से बचाने की शक्ति देती है आप लोगों को। ठीक है, थोड़ी देर और पढ़ाऊंगी, 45 तक और पढ़ाऊंगी, ये फाइब्रिनोजन और बताती हूँ। उसके बाद हम कल तो क्लास होगी नहीं, परसों पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फाइब्रिनोजन क्या काम करती है बेटा? ये रुधिर का थक्का जमाती है। मैम रुधिर का थक्का जम गया तो मर जाएंगे। बेटा रुधिर का थक्का अगर शरीर के अंदर जमा तब दिक्कत होगी, शरीर के बाहर जब खून निकल रहा है तो उसको जमना जरूरी है, उसको फिर बहने से रोकना है। जैसे मेरे सर में चोट लग गई, अब यहाँ से खून निकल कर गिर रहा है, अब तुम कहोगे चलो चलो मैडम को जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैम का खून निकल रहा है, खून रोको, तुम यहाँ पट्टी लगाओगे, ऐसे खून को रोकोगे, तो शरीर से खून बाहर निकलना बंद करना है, क्योंकि सारा खून बाहर निकल जाएगा शरीर का, मेरे शरीर में तो खून ही नहीं बचेगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, मेरी कोशिकाएं चिपक जाएंगी और मैं मर जाऊंगी। तो प्यारे बच्चे जब चोट लगती है और खून बहता है तो तब उस खून को रोकने की जो प्रक्रिया होती है वो यही करती है फाइब्रिनोजन, और उसी को कहा जाता है रुधिर का थक्का जमना। तो जब चोट लगती है, चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमने की प्रक्रिया कौन सी प्लाज्मा की प्रोटीन करती है? आप बताओगे फाइब्रिनोजन। तो ये क्या काम करती है? रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है, रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। ठीक है, इसका काम होता है रुधिर का थक्का जमाने में सहायक। क्लियर प्यारे बात बच्चों? तो ये क्या काम करती है? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, लिखेंगे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है? तो आप लोग बताकर चलते हो, ये होती है आपकी फाइब्रिनोजन। ठीक है बेटा, इतनी चीजें आपको पढ़नी है और कल की क्लास में मैं आपको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर और भी बताऊंगी। ठीक है, कल क्लास इसलिए नहीं होगी क्योंकि कल मेरी ग्रुप डी में मैराथन है बेटा 4 बजे से। ठीक है, PYQ क्वेश्चन कराऊंगी ग्रुप डी के, चाहो तो तुम लोग भी सेशन के साथ जुड़ जाना अगर तुम्हारी क्लास ना हो उस टाइम पर तो। ठीक है, समझ में आ गई बात? बॉडी में एसिड ज्यादा होता है बेटा, बॉडी में आपका न्यूट्रल होती है बॉडी, ना एसिड ज्यादा होगा ना बेस ज्यादा होगा, न्यूट्रल होता है हमारा बॉडी जो होती है, उदासीन होती है। ठीक है, तो कल इसलिए क्लास नहीं होगी क्योंकि कल मेरी ग्रुप डी में मैराथन है प्यारे बच्चों।
ठीक। तो इतनी चीजें आपने जो आज की क्लास में पढ़ी, उम्मीद करती हूँ ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद रहेंगे और कल जाकर इन सारे पॉइंटों को आप लोग रिवाइज भी कर लीजिएगा। तो ये हमने सबने ब्लड के बारे में पढ़ा। ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी है। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ना। ब्लड हमारी बॉडी में 5 से 6 लीटर होता है। इसका पीएच मान 7.4 है। ब्लड जो है ये हमारे कुल वजन का 7% होता है। ब्लड का जो टेस्ट है वो नमकीन होता है। और ब्लड जो है ये 2 घटकों से बना है, प्लाज्मा और ब्लड सेल। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है जो कि 55% पार्ट बनाता है और ब्लड सेल 45% भाग बनाती है बेटा। 45, इनको पढ़ोगे अभी आगे। और ये सॉलिड होती है हमारे ब्लड का। और जब हमने प्लाज्मा की बात करी तो प्लाज्मा जो होता है इसका कलर पीला है और ये भी 2 चीजों से मिलकर बना है, पानी और प्रोटीन। पानी इसमें 90 से 92% है, जबकि प्रोटीन इसमें 7%। और हमने प्लाज्मा की जो प्रोटीन थी इनके बारे में आपको बताया। एल्ब्यूमिन जो कि रुधिर का लवण दाब बनाती है, यानी नमक की मात्रा को संतुलित करती है। ग्लोबुलिन प्रतिरक्षी की तरह काम करती है और फाइब्रिनोजन रुधिर का थक्का जमाने में मदद करती है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। परसों की क्लास में इससे आगे की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है बेटा। हाँ जी, ये सारी चीजें आपको लिखनी है, ये सारी चीजें आपको नोट्स में ऐड ऑन करनी है। बीच बीच में जो मैंने आपको समझाने के लिए चीजें बताई थी वो भी चाहो तो आप ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं अब फ्राइडे की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, सी यू। और अब कर रही हूँ जय हिंद जय भारत। ठीक है, चलो।